हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के पाठ 4 मानचित्र के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं रहती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। बच्चों, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जैसा पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। बच्चों, थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। मानचित्र के प्रमुख 3 घटक हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को बताती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना भी चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 किलोमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है मानचित्र का 1 सेंटीमीटर
स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। बच्चों, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। बच्चों, आप एक गांव का मानचित्र देख रहे हैं। इस मानचित्र में दुकान, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, फलोद्यान, विद्यालय, कुआं, पेड़, खेल का मैदान, सामुदायिक केंद्र इनको दिखाया गया है। अब इनमें हम यदि दिशा का पता लगाना है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है तो इसको हम दिशा के आधार पर जो है हम उसको बताएंगे कि मानचित्र में दिशा के लिए तीर का चिन्ह लगा हुआ है ऊपर कोने में, तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा दर्शाई गई है। तो सामुदायिक विकास के घर से सामुदायिक केंद्र जो है उत्तर दिशा में है और फलोद्यान जो है विकास के घर से पूर्व दिशा में है। इसी तरह दुकानें जो है विकास के घर से पश्चिम दिशा में हैं। बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा जो है उत्तर पूर्व कहलाती है और पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहलाती है और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम कहलाती है और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम कहलाती है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। बच्चों, अब हम प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों
तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना सरल हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में रेलवे लाइन का रूट चिन्ह दिया हुआ है। पहला दिया हुआ बड़ी लाइन, फिर मीटर लाइन, फिर रेलवे स्टेशन। इसी तरह सड़कें, कच्ची और पक्की सड़कों का रूट चिन्ह दिया हुआ है। उस तरह से सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला की सीमा के लिए रूट चिन्ह दिए हुए हैं। उसी तरह नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इनके भी रूट चिन्ह दिए हुए हैं। तो इन रूट चिन्हों को देखकर हम जो है उस स्थान के बारे में जान सकते हैं। अब आप अगला चित्र देख रहे हैं, सुंदरबन गांव और उसके आसपास का क्षेत्र का ये मानचित्र है। रूट चिन्ह प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूट चिन्ह प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। बच्चों, अब खाका के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। इसी के साथ भाग 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।